हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि ज़रूरी लाइब्रेरीज जो पाइथन में रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करना, ताकि हम लीनियर रिग्रेशन सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहले तो हमें पांडास लाइब्रेरी चाहिए, ताकि जो डेटा सेट जिस पे हम लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन करके टेस्ट करेंगे उसको हम डेटा फ्रेम की फॉर्म में सेव करके यूज़ कर पाए। फिर हमें numpy लाइब्रेरी चाहिए उसके साथ साथ प्लॉटिंग के लिए, क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा डेटा दिखता है, किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन की लाइन बनी है। उसके लिए प्लॉटिंग के लिए हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी चाहिए। अब पांडास को मैंने एक शॉर्ट नेम या एलियस नेम pd दिया है, numpy को मैंने एक शॉर्ट नेम np दिया है, और मैटप्लॉटलिब का क्योंकि मुझे पाईप्लॉट मॉड्यूल चाहिए उसको मैंने इंपोर्ट करके plt यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया है। इसके साथ साथ हमें scikit-learn से train_test_split की ज़रूरत है। तो scikit-learn की लाइब्रेरी को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम sklearn के नाम से करते हैं, और sklearn में model_selection के मॉड्यूल में हम train_test_split यूज़ करेंगे। ठीक है। scikit-learn अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक डिटेल्ड वीडियो इंस्टॉलेशन ऑफ scikit-learn पे यहाँ अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। ठीक है। ऑल राइट। अब scikit-learn से ही हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट के साथ साथ लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी इंपोर्ट करना है, जिसे हम ट्रेन करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी सारी लाइब्रेरीज। इसे मैंने एग्जीक्यूट किया। अभी यहाँ पे स्टार आपको शो हो रहा होगा। जैसे ही ये सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएंगी और हमारे प्रोग्राम से अटैच हो जाएंगी तो यहाँ पे एक नंबर लिखा आ जाएगा, और जैसे ही नंबर लिखा आता है आप निश्चिंत हो सकते हैं कि सारी लाइब्रेरीज करेक्टली इंपोर्ट होके अटैच हो गई हैं हमारे प्रोग्राम्स के साथ। ओके, इतने ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रहे हैं, मतलब अटैच इंपोर्ट हो रही हैं। हम नेक्स्ट अपने वर्किंग पे चलते हैं, विच इज़ लोडिंग द डेटा सेट। डेटा सेट आप कोई भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं, बट इस वीडियो के लिए मैंने जो डेटा सेट लोड किया है वो है salary_data। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे एक नंबर अपीयर हो गया है, यानी ये सारी लाइब्रेरीज और इनके जो रिक्वायरमेंट्स हमें ज़रूरत थी वो सारी इंपोर्ट हो चुकी है हमारे पाइथन प्रोग्राम में और अब रेडी टू यूज़ है। तो अब लोडिंग द डेटा सेट पे आते हैं। डेटा सेट एक सैलरी डेटा मैंने यूज़ किया है। अगर आप चाहें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसी डेटा पे अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो मैं ये फाइल आपके साथ मेल पे शेयर कर दूंगी, या फिर आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आई थिंक केगल से मैंने ये डाउनलोड किया था डेटा, तो वहाँ पे से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने प्रोग्राम में अटैच कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो डेटा सेट को रीड करने के लिए सबसे पहले तो जहाँ पे भी आपने अपनी डेटा सेट की फाइल CSV फाइल सेव करी है उसकी पूरी लोकेशन आपको डबल कोट्स में स्पेसिफाई करनी है। और आप विंडोज सिस्टम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर स्लैश के आगे एक और स्लैश आपको अपेंड करना है, ताकि ये पूरा पाथ करेक्टली रीड हो सके और स्लैश को एक एस्केप कैरेक्टर की तरह ना ट्रीट किया जाए। ठीक है। अब डेटा सेट को रीड करने के लिए एज अ डेटा फ्रेम हमने पांडास का पांडास को यूज़ किया है, उसका एलियस नेम pd यूज़ किया है, और उसका एक फंक्शन read_csv हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो pandas.read_csv में हमने अपने डेटा का पूरा पाथ यहाँ पे शेयर किया है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो df_salary यानी डेटा फ्रेम _sal नाम का मैंने डेटा फ्रेम जो बनाया है उसमें पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब जब मैंने एग्जीक्यूट किया, आपको अगर एक बार वेरीफाई करना है कि ये सही से df_sal वेरिएबल में डेटा सेट स्टोर हुआ है या नहीं, या किस तरीके का ये डेटा सेट है, उसे देखने के लिए मैंने डेटा फ्रेम का हेड फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है। हेड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपको टॉप की 5 to 6 रोज दिखाता है डेटा फ्रेम की, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि उस डेटा फ्रेम में क्या क्या कंटेंट है। तो हमारा जो सैलरी डेटा फ्रेम है या जो सैलरी डेटा सेट है उसमें दो ही कॉलम्स हैं। एक है ईयर्स इन एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस कितना है किसी एक कैंडिडेट को ईयर्स में, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी कितनी है। तो सैलरी हमारा प्रिडिक्टेड वेरिएबल है, मतलब इस वेरिएबल को हमें प्रिडिक्ट करना है, और हमारा
एक्सपीरियंस एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हमें सैलरी प्रिडिक्ट करनी है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करेंगे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी के डेटा पे, ट्रेनिंग डेटा पे। अब जब ट्रेन हो जाएगा हमारा लीनियर रिग्रेशन तो हम फिर नई वैल्यूज़ देके, एक्सपीरियंस की नई वैल्यूज़ देके प्रिडिक्ट करवाएंगे अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल से कि क्या एक्सपेक्टेड सैलरी होगी। तो दो ही यहाँ पे एट्रीब्यूट्स या फीचर्स हैं। एक को हम इनपुट डेटा यानी दो वेरिएबल्स की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस वेरिएबल के को यूज़ करके ही हम सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो सैलरी डिपेंडेंट है कितने एक्सपीरियंस है उस कैंडिडेट का। तो सैलरी हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, जिसे हम y कहेंगे, और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी मदद से हम सैलरी प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये आ गया आपका df_salary डेटा फ्रेम। अब इसके बाद ये डेटा फ्रेम एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हैं यानी ये जो डेटा है वो किस तरीके से दिखता है विजुअली, इसको प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के फंक्शंस को यूज़ किया है और यहाँ पे प्लॉट किया है इस डेटा सेट को। तो यहाँ पे क्या क्या कमांड्स हैं, देखो PLT का स्कैटर फंक्शन मैंने यूज़ किया है। स्कैटर फंक्शन क्या करेगा, एक स्कैटर डायग्राम बना देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस का। अब स्कैटर डायग्राम आपको कौन से दो वेरिएबल्स में बनाना है, जो मेरा डेटा फ्रेम था df_salary, उसका ईयर्स एक्सपीरियंस वाला जो एट्रीब्यूट था और दूसरा एट्रीब्यूट सैलरी, इन दोनों के बीच में, यानी ये दोनों वैल्यूज एक पॉइंट बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जिसमें एक x कोऑर्डिनेट हो गया ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, x एक्सिस पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और सैलरी y एक्सिस पे दिख रही है। तो यहाँ पे हर ब्लू पॉइंट डेटा सेट का पार्ट है। हर पॉइंट दो वैल्यूज से बना है, एक हो गई x की वैल्यू, एक हो गई y की वैल्यू। x की वैल्यू बताती है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और y की वैल्यू बताती है सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यानी एक पॉइंट यहाँ पे दो वैल्यूज से मिलके बना के इसे प्लॉट कर दिया है ब्लू कलर में। ठीक है, अब इसी चार्ट को मैंने टाइटल दे दिया है सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। एक्स एक्सिस को मैंने लेबल दिया है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वाई एक्सिस को मैंने लेबल दिया है सैलरी, और फिर यहाँ पे शो कर दिया है इस चार्ट को। तो इस तरीके का आपका डेटा है जिसपे आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करना है, यानी आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है या फाइंड आउट करनी है जो करेक्टली या एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल इस डेटा को प्रिडिक्ट करने में मदद करे। आइए नेक्स्ट स्टेप में लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें काम क्या करना है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसमें हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग करना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा था, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो इसमें मैंने x नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है सारी रोज और कॉलम्स जो कि 1 से पहले आ रहे हैं। यानी अगर मेरा डेटा सेट मैं देखूं उसमें दो कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स की इंडेक्सिंग होगी 0 और 1। तो यहाँ पे मैं x में सारी रोज स्टोर कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ पहला यानी 0 इंडेक्स वाला कॉलम स्टोर कर रही हूँ। :1 का मतलब है सारे कॉलम्स x में स्टोर करो जो कि इंडेक्स वैल्यू 1 से कम है। तो इंडेक्स वैल्यू 1 से कम एक ही कॉलम है, 0th कॉलम, और वो है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का कॉलम। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो आप देख सकते हैं x में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ गया है, यानी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला एट्रीब्यूट आ गया है जिसकी ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अराउंड 30 रोज हैं जो कि x में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। सिमिलरली अब मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली स्टोर करा है y में। उसको मैंने कैसे स्टोर करा है, ऑल रोज, लेकिन कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, ऐसा कॉलम चाहिए जिसका इंडेक्स वैल्यू 1 है, और उसके बाद के सारे कॉलम्स, क्योंकि उसके बाद कोई कॉलम है ही नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली 1: का मतलब है फर्स्ट यानी 1 इंडेक्स वाला कॉलम जो कि है सैलरी, वो y में आ जाएगा। तो अगर मैं y को प्रिंट कराऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सैलरी वाला कॉलम, सैलरी वाली वैल्यूज y नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई हैं। ठीक है,
iLog फंक्शन यूज़ करना ज़रूरी है ताकि जो x और y आपके आए वो डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में ही आए, ओके, ताकि जब आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल में इन्हें पास करेंगे और स्प्लिटिंग करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आना चाहिए, राइट। अब डिवाइडिंग इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें डेटा को डिवाइड करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। इसके लिए हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओके, बस सेल हमारा ऊपर आना चाहिए था। तो ये है डिवाइडिंग इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग वाला पार्ट। इस सेल में मैंने क्या लिखा है, मैंने ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पास करे हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स मैंने पास इसलिए करे हैं क्योंकि x और y, अभी x में पूरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वैल्यूज़ हैं, सारी 30 वैल्यू, और y में भी सारी सैलरी की वैल्यूज़ हैं। अब इसी x और y में से मुझे दो पार्ट्स चाहिए। एक पार्ट होगा जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा, जिस पे हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट करेंगे या ट्रेन करेंगे या लर्न करवाएंगे, और ट्रेनिंग के बाद हम जो रिमेनिंग पार्ट है उस पे टेस्टिंग करेंगे उस लर्नड लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। यानी आपके पास जो टोटल डेटा है उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक हो गया ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के टाइम पे हम टेस्टिंग वाला डेटा बिल्कुल मॉडल को नहीं प्रोवाइड करेंगे ताकि मॉडल रोट लर्निंग ना करे, यानी रट्टाफिकेशन ना करे, सब कुछ लर्न या मगअप ना करे। जब नए सैंपल्स आए टेस्टिंग में तो मॉडल सही से प्रिडिक्ट कर पाए। तो इसके लिए मैंने ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट जो साइकिट लर्न का फंक्शन है उसे कॉल किया है। उसमें ओरिजिनल x और y जो कंप्लीट था उसे पास किया है। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करा है कि कितना टेस्ट अंडरस्कोर यानी टेस्ट अंडरस्कोर साइज क्या होगा। टेस्ट अंडरस्कोर साइज का मतलब है कि आपको टेस्टिंग सैंपल कितना पार्ट चाहिए टोटल में से। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 80% 20% की डिवीजन कंसिडर करी है, यानी जो पूरा x और y है जो 30 सैंपल्स हैं उसमें से मेरा 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो और टेस्टिंग के लिए 20% डेटा यूज़ हो उन 30 सैंपल्स का। तो यहाँ पे मैंने 0.2 लिखा है, इसका मतलब 20% मैं चाहती हूँ टेस्टिंग डेटा का साइज हो। इसके साथ साथ मैंने रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 सेट किया है, जैसे कि मैंने पिछली अपनी डिसीजन ट्री की इम्प्लीमेंटेशन वाली वीडियो में भी समझाया था आपको। रैंडम स्टेट सेट करना कोई भी एक नंबर से इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवीजन हो रही है वो डिवीजन हर बार सेम तरीके से हो जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करें। यानी अगर आप 80% 20% में डिवाइड कर रहे हैं तो 20% सैंपल किसी भी तरीके से डिवाइड करके सेपरेट करे जा सकते हैं। जैसे पहले अगर सपोज 100 सैंपल्स हैं हमारे पास तो पहले 20 सैंपल्स भी टेस्टिंग डेटा बन सकते हैं, लास्ट के 20 सैंपल्स को भी टेस्टिंग डेटा बनाया जा सकता है, या फिर बीच में से रैंडमली 20 सैंपल्स भी पिक किए जा सकते हैं आउट ऑफ ऑल 100 सैंपल्स फॉर एग्जांपल, है ना। तो अब किस तरीके से ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को क्रिएट कर रहा है पाइथन, वो अगर हम चाहते हैं कि फिक्स रहे हर बार ताकि हमारे रिजल्ट सेम आए हर बार, तो हमने यहाँ पे रैंडम स्टेट की एक कोई भी वैल्यू को फिक्स कर दिया है। रैंडम स्टेट को जब हम फिक्स करते हैं तो ये जो प्रोग्राम में इनिशियली रैंडम वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, अज्यूम जो हम करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए, वो सेम वैल्यूज़ यूज़ होती हैं और फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग भी सेम तरीके से होती है हर बार। तो इसे मैंने जब एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन। 4 कौन सी वैल्यूज़ होंगी, एक होगी, ये चारों ही डेटा फ्रेम्स हैं जिसमें एक होगा x अंडरस्कोर ट्रेन वेरिएबल में सेव हुआ होगा जो है हमारा ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेस्टिंग सैंपल स्टोर हो जाएंगे x अंडरस्कोर टेस्ट में। फिर हमारे पास y यानी ट्रेनिंग लेबल्स जो कि ट्रेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर टेस्टिंग के जो सैंपल्स आए हैं यानी उनके आउटकम, सैलरी वाले जो टेस्ट एट्रीब्यूट है, यानी जो सैलरी एट्रीब्यूट है जिसको हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिसको हम प्रिडिक्शन से कंपेयर करेंगे, वो y अंडरस्कोर टेस्ट में स्टोर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट 4 वैल्यूज़ रिटर्न करता है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। पहला होगा ट्रेनिंग सैंपल्स,
फिर होंगे टेस्टिंग सैंपल्स, फिर होंगे ट्रेनिंग वाले जो सैंपल्स थे उनके लेबल्स, और जो टेस्टिंग डेटा आपने बनाया है उनके लेबल्स। ठीक है, अब अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने साइकिट लर्न के लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन को कॉल किया है, और ये जो एम्प्टी मॉडल का ऑब्जेक्ट बन के आया होगा उसे मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया है जिसका नाम रिग्रेसर दिया है मैंने यहाँ पे। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद रिग्रेसर को अब मैं लर्न या ट्रेन करा रही हूँ फिट फंक्शन की मदद से। तो फिट फंक्शन जब मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे मैंने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास किया है, यानी जो मेरा ट्रेनिंग डेटा था ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो एक्स ट्रेन में सेव था, और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग लेबल्स थे यानी सैलरी की वैल्यूज जो कि ट्रेनिंग के लिए हमें यूज़ करनी थी वो वाई ट्रेन में सेव थी। तो रिग्रेसर मॉडल को अब मैं फिट करा रही हूँ ट्रेनिंग डेटा पे, और इसके बाद जब ये मॉडल फिट हो जाएगा तो इस मॉडल में कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं जो कि हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो कि स्लोप और इंटरसेप्ट होते हैं। देखिए, लीनियर रिग्रेशन की लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। तो अगर मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट यानी दोनों ही वैल्यूज मिल गई तो मैं लाइन की इक्वेशन इजीली मेरी कंप्लीट हो गई। और इसके बाद अगर कोई भी फ्यूचर में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी x की वैल्यू आती है, मेरे पास दोनों कोएफिशिएंट्स हैं m, x + c, ये तीनों वैल्यूज मैं इक्वेशन में डाल के अपनी y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरी लीनियर रिग्रेशन के दोनों कोएफिशिएंट्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मेरे पास आ गए हैं, यानी मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई है जो कि इस सैलरी डेटा को कॉरस्पॉन्ड करती है। इस सैलरी डेटा की हेल्प से इस सैलरी डेटा पे फिट हुई है और इसको फ्यूचर में वैल्यूज में प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट अब प्रिडिक्शन करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट कर लिया। अब इसको जो हमारा टेस्ट डेटा था उस पर प्रिडिक्ट करते हैं। टेस्टिंग डेटा में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की। उन वैल्यूज को हम यहाँ पे एक्स टेस्ट वेरिएबल में जो हमने सेव करी थी यहाँ पे पास करेंगे प्रिडिक्ट फंक्शन में। तो जो भी हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना है, जो फिट करा है हमने, उस पे हम प्रिडिक्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और प्रिडिक्ट क्या करना है हमें? टेस्ट डेटा। देखिए, यहाँ पे हम y_test नहीं पास कर रहे क्योंकि हम अब चाहते हैं कि मॉडल ने जो लर्न किया है उस पे नई वैल्यूज पे वो वैल्यूज प्रिडिक्ट करे। और जब हमारे पास ये प्रिडिक्शंस आ जाएंगी तो हम इन प्रिडिक्शंस की करेक्टनेस, कितनी करेक्ट हैं ये वैल्यूज, उसको जज करने के लिए हम y_test का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट कराई x_test, जो भी आउटपुट आया होगा, यानी ये थी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिनके लिए हमने कुछ कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी वैल्यूज प्रिडिक्ट करी हैं, और ये सैलरी वैल्यूज मैंने y_prid_test में सेव करा दी है। तो अब इन्हें प्रिंट कराते हैं। देखिए, जब मैं 30 का 20% या 80% निकालूंगी तो अराउंड 20% यानी 20% ऑफ 30 कम्स आउट टू बी 6, यानी 6 टेस्ट सैंपल्स थे इसके लिए यहाँ पे प्रिडिक्शन की गई है, और ये वैल्यूज प्रिडिक्ट करी हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने। अब एक्चुअल वैल्यूज क्या थी जो आनी चाहिए थी वो भी प्रिंट करा लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू 37,731 आनी चाहिए थी, और हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट करी है? 40,748। एक बार अगर मैं यहाँ पे एक्स टेस्ट प्रिंट कराती हूँ, यानी कौन सी वैल्यूज थी, कौन से ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वैल्यूज थी जिसपे हमने प्रिडिक्शन करी है, वो भी एक बार प्रिंट करा लेते हैं। देखिए, 1.5, 10.3 जो मेरा ओरिजिनल डेटा था उसमें 1.5 थी सेकेंड रो, यानी रो विद इंडेक्स 2, और 1.5 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सैलरी थी 37,000। तो ये इस डेटा को जब मैंने टेस्टिंग की तरह यूज़ किया, मेरे मॉडल ने 37,000 को प्रिडिक्ट नहीं किया बल्कि वैल्यू प्रिडिक्ट करी 40,000। सिमिलरली जब 10.3 डेटा था तो मॉडल ने प्रिडिक्शन करी 12,000
और एक्चुअल प्रिडिक्शन, एक्चुअल जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो भी 12,000 के ही करीब है। तो बहुत केसेस में मॉडल ने अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज प्रिडिक्ट करी हैं। जैसे आप फोर्थ केस देख पा रहे हैं यहाँ पे, फोर्थ केस में यानी 3.9 ईयर्स का जिस एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यूज आ रही हैं 63,000, उसकी सैलरी आ रही है 63,000 और यहाँ पे भी 63,000 प्रिडिक्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे रिग्रेशन मॉडल ने बहुत सिमिलर वैल्यूज को ही प्रिडिक्ट करा है, राइट। और इस पूरे डेटा को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑलमोस्ट सही तरीके से फिट हुआ है। अब देखते हैं कि एक्चुअली जो टेस्ट डेटा था और जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने प्रिडिक्शन करी है वो कितना क्लोज कॉरस्पॉन्ड करती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक स्कैटर डायग्राम बनाया है टेस्टिंग डेटा पे, जो एक्चुअल टेस्टिंग डेटा था और जो एक्चुअल वैल्यूज प्रिडिक्ट होनी चाहिए थी, इसे मैंने ब्लू डॉट्स में रिप्रेजेंट करा है। देखिए जो ब्लू डॉट्स हैं ये मेरे 6 टेस्ट सैंपल्स थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैंने एक लाइन डायग्राम प्लॉट करा है रेड कलर में। ये लाइन डायग्राम कौन सा है, जो मेरे टेस्टिंग सैंपल्स थे और जो प्रिडिक्शन हुई है, यानी जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है वैल्यूज। तो यहाँ पे एक लाइन डायग्राम आ गया है जिसमें, तो ये लाइन एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन की लाइन है जिसको मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है। और आप देख सकते हैं जैसे हमने देखा था जो सेकंड सैंपल है वो ऑलमोस्ट सेम है जो प्रिडिक्शन हुई है। तो ब्लू वाला डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्चुअल पॉइंट था एक्स, यानी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी से जो एक्चुअल पॉइंट बना था, और ये रेड वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब जो प्रिडिक्शन हुई है सैलरी की वो भी ऑलमोस्ट सेम है। और मोस्ट केसेस में प्रिडिक्शन, इस पर्टिकुलर केस के अलावा मोस्ट केसेस में प्रिडिक्शन बहुत ही क्लोज है एक्चुअल वैल्यूज के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल सही से काम कर रहा है क्योंकि उसने सही तरीके से ट्रेनिंग डेटा पे लर्न करके टेस्ट डेटा पे अपने आप को फिट करा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट लीनियर रिग्रेशन का समझ आया हो, पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आपको वो समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डेटा सेट से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, कोडिंग इशूज हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून। So thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.